एक्सेप्शन है क्या, देन देखेंगे हाउ वी कैन हैंडल इट. ओके गाइस, एनी क्वेश्चन? आर वी गुड टू गो? एनी क्वेश्चन सो फार? नो? ओके. Okay, well, so exception handling, introduction we will see, runtime stack mechanism we will see, default exception handling we will see, exception hierarchy, I mean this is quite important, है ना, hierarchy, customize exception handling by try catch, control flow in try catch, method to print exception information, try with multiple catch block, finally difference between final, finally, finalize. फाइनलाइज ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये मेथड किसके अंदर है, गार्बेज कलेक्टर के अंदर. फाइनली एक मॉडिफायर है दैट वी नो, क्लास, मेथड एंड वेरिएबल तीनों में लगा सकते हैं. और ये फाइनली यहाँ पे ब्लॉक है, इसकी बात करेंगे हम लोग. द वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राई कैच फाइनली, कंट्रोल फ्लो इन ट्राई कैच फाइनली, सो कंट्रोल फ्लो इन नेस्टेड ट्राई कैच फाइनली, थ्रो, यहाँ थ्रो की स्पेलिंग THROW है, इधर ये क्या है, थ्रोज है, THROWS, थ्रोज. एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड समरी, वेरियस पॉसिबल कंपाइल टाइम एरर्स इन एक्सेप्शन हैंडलिंग, कस्टमाइज एक्सेप्शन क्या क्या होते हैं, और टॉप 10 एक्सेप्शन कौन सी हैं. सो वी विल सी दैम. ओके, वी विल सी दैम. ओके, so we will see them. Okay, so now first exception. So when unwanted, unexpected event that disturb normal flow of program is called exception. How sweet this definition is, है ना. Unwanted, unexpected event occur हो जाए, है ना. Unwanted, unexpected हमारी लाइफ में कोई इवेंट अकर हो और that disturbs, तो नॉर्मल जो भी है, flow of going, flow of journey, flow of writing, flow of talking, anything activity we are doing, और उसको क्या कर दे, वो डिस्टर्ब कर दे, is called the exception. Okay, when unwanted, unexpected event that disturb normal flow of program is called the exception. Okay, प्रोग्राम हमारी लाइफ में भी हो सकते हैं. प्रोग्राम से मतलब इट इज नॉट एसोसिएट विद ओनली जावा. ओके गाइस, हमारे इवेंट भी हो सकते हैं. ओके, हमारी खुद की फंक्शनैलिटी भी हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल स्लीपिंग एक्सेप्शन, राइट. आप क्लास ले रहे हो, सोते सोते आप लेते लेते आपको नींद आ जाए, राइट. तो स्लीपिंग एक्सेप्शन आ सकती है, राइट. टायर पंचर्ड एक्सेप्शन आ सकती है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ सकती है, राइट. विक्रम, आपने कस्टमर को समझाने के लिए या उसकी जो पुराना एग्रीमेंट हुआ, आपने फाइल निकाला, फाइल ना मिला हो वहां पे, तो क्या आ सकती है, आपने जहां से फाइल को, हाँ, जहां से फाइल आपकी रखी थी और संबंध है जो उसने कहीं दूसरा प्लेस चेंज कर दिया या वो मिसिंग हो गई, तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पे फाइल ना मिले. तो कौन सी एक्सेप्शन आई हो, फाइल नॉट फाउंड. मतलब जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि ये चीज यहाँ पर है वो ना मिले, तो हम बोलेंगे, है ना, दैट इज नॉट अवेलेबल एक्सेप्शन, राइट. फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, करेक्ट. सो अब स्लीपिंग एक्सेप्शन, टायर पंचर्ड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इट इज हाईली रिकमेंडेड टू हैंडल एक्सेप्शन. सजेशन क्या दिया जाता है आपको कि इनको हमें हैंडल करके चलना चाहिए. यू ऑलवेज हैंडल इट. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई वी शुड हैंडल इट, क्वेश्चन हमें करना है ऐसे ना. व्हाट इज एक्सेप्शन, वी गॉट इट, राइट. व्हाट इज एक्सेप्शन, वी गॉट इट. नाउ they are recommending we should handle it, or handling हमें why we should, the main objective for handling exception is graceful termination of program. I mean आपका gracefully आपका जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ना कि एबनॉर्मली, ना कि एबनॉर्मली, राइट गाइस. एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, ग्रेसफुली टर्मिनेशन होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए बेसिकली यहाँ पे ना. Exception handling does not mean repairing an exception.
रिपेयर करना एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है. वी हैव टू डिफाइन अल्टरनेटिव वे टू कंटिन्यू रेस्ट ऑफ प्रोग्राम नॉर्मली. दिस इज नथिंग कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग. ओके, तो कोई प्रॉब्लम आई, उसका कोई अल्टरनेटिव वे सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग. जैसे लोग इंश्योरेंस लेते हैं, राइट, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, पॉसिबिलिटी है कि उनकी जो एक्चुअल सेविंग है वो सारी खत्म हो जाए अगर मेडिकल की अचानक से प्रॉब्लम आ जाए. तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या करता है, उसमें हेल्प करता है, राइट. तो हम लोग छोटा प्रीमियम भरते हैं जिससे हमें आई मीन यू नो सम एश्योर्ड मिल जाता है उस समय, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारा फाइनेंस का कोई क्राइसिस ना आए. तो एक एक्सेप्शन आ सकती है, राइट. तो एक्सेप्शन को हम क्या करते हैं, हैंडल करके चलते हैं, राइट. लाइफ के जो गोल्स होते हैं, पॉसिबिलिटी है कि उस समय मनी ना हो उन गोल्स को फुलफिल करने के लिए, तो पहले से ही हम छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं. क्या कर रहे हैं, एक जो एक्सेप्शन आ सकती है हम उसको हैंडल करने के लिए अपनी शिप वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, राइट. If our programming required is not read data from file locating at London. आपने कोई प्रोग्राम लिखा फाइल को रीड करने का, डेटा रीड करने का, वो फाइल किस लोकेशन पे, मान लीजिए लंदन पे, लंदन लोकेशन. एट द रन टाइम फाइल इज नॉट अवेलेबल, पॉसिबिलिटी है कि वो फाइल ना मिले आपको. तो हमें क्या करना चाहिए, आवर प्रोग्राम शुड बी, तो ये आपका एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा. तो अगर उसको नहीं मिला, अगर आपने उसको हैंडल नहीं किया, एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा. वी हैव टू प्रोवाइड अ लोकल फाइल टू कंटिन्यू रेस्ट ऑफ प्रोग्राम. आपका रेस्ट ऑफ प्रोग्राम नॉर्मली कंप्लीट हो, अगर आपको फाइल नहीं मिली वहीं पे प्रोग्राम खत्म हो जाए, तो इट इज नॉट अ गुड वे. आपको क्या कह रहे हैं, उसके बाद भी तो कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे कोड के जो कंप्लीट होने चाहिए, राइट. सो दिस इज आई मीन यू नो, अगर वो रेस्ट ऑफ प्रोग्राम आपको एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया, दिस इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एक्सेप्शन हैंडलिंग, प्रोवाइडिंग उसका अल्टरनेटिव वे. फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ डेटा को रीड कर, रीड डेटा फ्रॉम द लंदन, द फाइल विच एलोकेटेड लोकेशन है, फाइल लोकेशन इज लंदन. आप वहां से उस फाइल से डेटा को रीड कर रहे हो, राइट. अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, एरर आ सकती है, एक्सेप्शन आ सकती है, हो सकता है वो फाइल ना मिले. तो आपको पता है कि ये क्या हो गया, रिस्की मामला हो गया. तो जहां रिस्की समझ पड़े उसको किस में लिखना चाहिए, ट्राई के ब्लॉक के अंदर. तो ट्राई ऐसा ब्लॉक है जहां पे पॉसिबिलिटी है कि एक्सेप्शन आ सकती है, उस कोड को आप ट्राई में लिखिए, ठीक है. तो ट्राई में आपने वो लिखा कोड, ट्राई एक ब्लॉक है उसके अंदर लिखा आपने. ये मैं हैंडलिंग की बात कर रहा हूँ. अगर आप वी आर वेरी मच सीरियस, वी हैव टू हैंडल इट, तो अगर हैंडल करना है तो आप उस कोड को कहाँ लिखोगे, ट्राई के अंदर, ओके. और कैच में उसको क्या करोगे, हैंडल करोगे. जैसे पॉसिबिलिटी क्या है, रिस्क क्या आ सकती है, रिस्क क्या हो सकता है कि फाइल ना मिले, तो उसको बोल दिया फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही डेटा को रीड करने का आपने ट्राई किया लंदन लोकेशन से, पता चला कि वहां फाइल ही नहीं है, तो एक्सेप्शन आ गई, फाइल नॉट फाउंड. कैच ने उसको कैच किया और समझा कि इधर फाइल अवेलेबल नहीं है, तो कैच के अंदर, कैच एक और ब्लॉक है, ये ट्राई ब्लॉक था, ये कैच ब्लॉक है. कैच ब्लॉक में लिखा यूज लोकेशन फाइल एंड कंटिन्यू रेस्ट ऑफ प्रोग्राम. तो इन्होंने कोई दूसरा अल्टरनेट लोकल दे दिया, लोकल दे दिया कि आप यहां से एक्सेस कर लीजिए इस फाइल को, राइट. यहां से एक्सेस कर लीजिए इस फाइल को, राइट. ऐसे ही जो वेबसाइट ऑनलाइन चल रही होती है ना गाइस, वो किसी एक सर्वर पे नहीं चल रही, वो बहुत मल्टीपल सर्वर पे चल रही. कोई सर्वर डाउन हो गया तो हमें फील ही नहीं होता है कि आज है ना मुंबई का सर्वर डाउन है, अमेजन की वेबसाइट का मुंबई का सर्वर डाउन है. नेवर यू नो, हमने कभी नहीं. उन्होंने पहले से ही, जैसे ही ये डाउन होगा आप किसी दूसरे सर्वर से उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे होगे, है ना, तो आपको फील ही नहीं होगा. आप वो अल्टरनेटिव वे प्रोवाइड, एक्सेप्शन आ सकती है, वो हैंडल करके चल रहे हैं ऑलरेडी. यूज लोकल फाइल एंड कंटिन्यू रेस्ट ऑफ प्रोग्राम. तो लोकल से फाइल को एक्सेस करेंगे और रेस्ट ऑफ प्रोग्राम आपका नॉर्मली क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. गॉट इट गाइस? एनी क्वेश्चन सो फार? ट्राई कैच, ट्राई कैच, ट्राई मतलब जो आपको लगे कि ये यहाँ ये रिस्की मामला है, यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है, आप उसको ट्राई के अंदर लिखिए और कैच के अंदर उसको हैंडल करिए.
मतलब कैच के अंदर आपको कैच करने के बाद उसका कोई अल्टरनेटिव वे प्रोवाइड करना है ना, उसका सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करना है, अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करना है, उसका अल्टरनेटिव वे प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं रन टाइम स्टैक मैकेनिज्म। रन टाइम स्टैक मैकेनिज्म क्या होती है? फॉर एवरी थ्रेड जेबीएम विल क्रिएट अ रन टाइम स्टैक। आई मीन हर एक थ्रेड के लिए जेबीएम क्या करता है, एक रन टाइम स्टैक क्रिएट कर देता है। All the method call performed by the thread will be stored in that stack, right? All the method, जो मेथड की जो कॉल होती है, मेथड को जो सबसे पहले मेन थ्रेड क्रिएट होगा और मेन थ्रेड के मेन मेथड के अंदर से किसी मेथड और को कॉल कर रहे होते हैं, हो सकता है उसके अंदर से किसी और मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो ये जो मेथड को जब कॉल कर रहे हैं तो उसकी जो एंट्री है वो कहाँ पे स्टोर होती है गाइस? where that entry is going to store in a stack memory। और स्टैक का नेचर क्या है गाइस? आप बताइए स्टैक का नेचर क्या है? LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल लास्ट इन फर्स्ट आउट। ईच एंट्री इन स्टैक कॉल, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड। ओके, जो मेथड जहां से हम कॉल कर रहे हैं, कॉल करने के बाद उसकी एक एंट्री कहां पे स्टोर होती है कि मेन मेथड कॉल हुआ, M1 कॉल हुआ, M2 कॉल हुआ, तो इसमें स्टैक में एंट्री होती है। सबसे पहले एंट्री किसकी जाएगी बताइए आप? सबसे पहले किसी प्रोग्राम जब रन करते हैं तो कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होता है गाइस? मैन। सबसे पहले क्या होगा? मैन मेथड एग्जीक्यूट होगा और मैन की एंट्री स्टैक में चली जाएगी। अब मैन के अंदर से आपने M1 को कॉल किया, M1 की एंट्री चली जाएगी और M1 के अंदर से M2 को कॉल कर लिया, M2 की एंट्री चली जाएगी स्टैक में, बट लिफो के फॉर्म में जाएगी। अब ध्यान रखिए इस बात का। आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी मेथड कॉल, जब सारी कॉल कंप्लीट हो गई तो क्या होता है? जेबीएम डिलीट्स ऑल करस्पॉन्डिंग एंट्री फ्रॉम द स्टैक। स्टैक से वो रिवर्स ऑर्डर में सारी एंट्री को क्या करता है? उसमें से डिलीट करता है। After completing all method calls, just before terminating thread, JVM destroy the stack, है ना? जब आपका ये जो मेथड क्या होता है, आफ्टर कंप्लीटिंग, सारी मेथड की कॉल कंप्लीट हो गई, उससे कंप्लीट करने से पहले जस्ट बिफोर क्या करता है? टर्मिनेटिंग थ्रेड, जेबीएम डिस्ट्रॉय करता है किसको? स्टैक को डिस्ट्रॉय कर देता है जेबीएम। थ्रेड को टर्मिनेट करने से पहले वो क्या करता है? उसके स्टैक को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग। मेन मेथड कॉल हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, मेन के अंदर से किसको कॉल किया है? कैन एनीवन रीड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेथड? डू स्टफ। मेन के अंदर तो पहले तो मेन की एंट्री गई होगी स्टैक के अंदर, ये स्टैक है मान लो, तो मेन की एंट्री चली गई पहले इसमें, इसे क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन रिकॉर्ड या स्टैक फ्रेम बोलेंगे इसको, एक्टिवेशन रिकॉर्ड या स्टैक फ्रेम। अब इसके अंदर डू स्टेप कॉल किया तो डू स्टेप की एंट्री, दूसरी एंट्री चलेगी, और डू स्टेप के अंदर से, ये डू स्टेप है, डू मोर स्टेप एक और मेथड कॉल कर लिया तो उसकी भी एंट्री यहां चली जाएगी स्टैक के अंदर। ठीक है, अब डू मोर स्टेप के बाद कंप्लीशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा? रिवर्स ऑर्डर में ये एंट्री को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। डू मोर स्टेप को डिस्ट्रॉय किया, खत्म किया, फिर डू स्टेप की एंट्री खत्म की, फिर मेन की एंट्री खत्म की, फिर फाइनल जेबीएम ने पूरी स्टैक मेमोरी ही यहां से डिस्ट्रॉय की, और उसके बाद वो थ्रेड को क्या करेगा? किल करेगा, खत्म करेगा, कंप्लीट करेगा। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड रन टाइम स्टैक मैकेनिज्म क्या होती है। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन गाइज? सर एक बार इसको फिर से रिपीट कर दो। इसको ऐसे समझ लेते हैं। आई थिंक आई क्रिएट वन ऑफ प्रोग्राम। स्टैक ओवरफ्लो की जो एरर है वो आप लोगों को याद है कि नहीं है? यू रिमेम्बर गाइस स्टैक ओवरफ्लो एरर? आप लोगों को स्टैक ओवरफ्लो एरर याद है अभी कि नहीं? नो सर। चलिए, मान लीजिए टेस्ट क्लास है, ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो एरर आती है रन टाइम पर। ठीक है, मैंने क्या किया? इसके अंदर से मैन को कॉल किया। गाइस आई कॉल दिस मैन मेथड। अभी ये मैन है नहीं इसके अंदर, मैं क्या करता हूं?
मेन से यहाँ पे क्या करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड M1, सॉरी मेन के अंदर से M1 को कॉल किया मैंने, ठीक है गाइस, और M1 के अंदर से मैंने किसको कॉल कर लिया, M2 को। अब M2 है नहीं तो इसकी बॉडी दे देता हूं यहां से, लेट मी गिव द बॉडी है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड M2, इसे बोलते हैं रिकर्सिव कॉल बोलते हैं, रिकर्सन मतलब अपने आप को कॉल करना है ना, मतलब एक के अंदर से दूसरे को, दूसरे से पहले का, या एक मेथड अपने आप को ही बार बार कॉल कर रहा है, राइट, रिकर्सिव। M2 के अंदर से मैंने M1 को कॉल कर लिया। अभी देखिए क्या किया मैंने, इनको लूप में फंसा दिया, ठीक है। क्या हुआ है यहाँ पे, मेन के अंदर से M1 कॉल किया तो ये M1 कॉल हो गया, ये M1 दिख रहा है आपको, और M1 के अंदर से कौन सा कॉल हुआ होगा, M2, ये M2 है, और M2 के अंदर से किसको कॉल किया, M1 को, M1 से M2, M1 से M1, ये 2 बार कॉल हो रहा है। शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। M1 2 बार कॉल हो रहा है। नहीं, भले 2 बार कॉल हो रहा है, 2 बार नहीं हो रहा है, वो इतनी बार कॉल हो रहा है कि अभी स्टैक भर जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो एरर ही आ जाएगी। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर मैं यहां से इसको कॉल ना करूं तो आप बताइए एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से होगा, मेन से। मेन के अंदर कुछ लिखा है नहीं, तो ये M1 M2 कभी कॉल होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, नो, ये कभी नहीं। तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी, दोनों में से किसी एक तो कॉल करना पड़ेगा, तो M1 को मैंने यहां से कॉल कर लिया। अब मैं डायरेक्ट क्यों कैसे कॉल, सर M2 के अंदर से मेन को कॉल नहीं कर सकते, कर तो रहे हैं हम लोग, M2 के अंदर से देखो M1 को कॉल किया है, बट पहुंचो तो सही M1 तक, M2 तक पहुंचना तो एटलीस्ट। तो मेन को तो हमने कहीं से कॉल ही नहीं किया। किसको, मेन इस मेन को हम कॉल करते नहीं है, मेन को कौन कॉल करता है, कौन, JVM। कौन कॉल करता है मेन को, JVM, ओके, JVM। भाई ये तो हमको एक मतलब एक एंट्री दे दी इन्होंने कि आपको जावा के कॉन्सेप्ट की समझने के लिए उसकी प्रैक्टिस करनी है ना, तो मेन उन्होंने दे दिया कि इसको आपको कॉल ऑल करने की जरूरत नहीं है, अपने आप एग्जीक्यूट होता है। जब आप इसको रन करोगे तो रन टाइम पे JVM को कौन सा मेथड चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए, मेन। अब मेन के अंदर से हमने अपने M1 को कॉल कर लिया, राइट, मेन के अंदर से M1 को कॉल किया, M1 किधर है, ये रहा, और M1 के अंदर से किसको कॉल किया, M2, और M2 के अंदर से M2 के अंदर से किसको कॉल किया, और फिर से M1 के अंदर फिर कौन कॉल हुआ, M2, और M2 के अंदर आया, फिर M2 के अंदर से फिर M1। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आपस में कॉल करते रहेंगे और अपनी एंट्री कहां पे स्टोर करते रहेंगे, स्टैक में, स्टैक के अंदर स्टोर करते रहेंगे। तो ये कहानी इनकी कभी खत्म होगी नहीं, और दैट विड कॉज दी रन टाइम एक्सेप्शन स्टैक ओवरफ्लो। कौन सी एरर जनरेट हो जाएगी इनकी वजह से, स्टैक ओवरफ्लो। कौन सी एरर आ गई, स्टैक ओवरफ्लो। सबसे पहले स्टैक के अंदर कौन सी एंट्री जानी चाहिए थी, मैन की, मैन की गई होगी क्योंकि सबसे पहले कौन सा कॉल हुआ, मैन। मैन के अंदर से सेकंड एंट्री किसकी गई होगी, M1 की, और M1 के अंदर से फिर एंट्री गई किसकी, M2 की, और M2 के अंदर फिर M1, फिर M2, M1, M2, M10, M1, M2, और स्टैक ओवरफ्लो, और स्टैक मेमोरी क्या हो गई, फिल हो गई, और एरर इट लीड्स टू द रन टाइम एरर दैट इज कॉल्ड स्टैक ओवरफ्लो एरर। गॉट इट गाइस। स्टैक ओवरफ्लो एरर कब आती है, जब स्टैक की मेमोरी फिल हो जाए। तो जब भी रिकर्सिव वाली कहानी हो ना, तो आप रिकर्सिव लीड्स टू दी स्टैक ओवरफ्लो एरर, जो रिकर्सिव कॉल होगी उसकी वजह से स्टैक ओवरफ्लो की एरर आ सकती है, तो उसको प्रॉपर में हैंडल करके चलना चाहिए। तो ये हमें क्या समझ पड़ा यहाँ पे विक्रम, कि स्टैक मेमोरी के अंदर जितने भी मेथड की कॉल हो रही होगी, स्टैक में उसकी क्या जाती है, एक एंट्री जाती है। ओके। जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो एंट्री JVM उसको डिलीट करता है 1 by 1, और लास्ट में उस स्टैक को भी डिलीट करता है, उस मेमोरी को भी खत्म करता है।
स्टैक मेमोरी में कौन से वेरिएबल स्पेस लेते हैं गाइस? लोकल वेरिएबल। अब हमें एक चीज और पता लगी कि जो मेथड की कॉल है उसकी भी एंट्री कहां जाती है? स्टैक मेमोरी के अंदर। ओके, तो ये क्या था, हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी? रन टाइम स्टैक मैकेनिज्म। रन टाइम पे स्टैक मैकेनिज्म कैसे काम करती है। सो आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। जावा के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, व्हाट इज डिफॉल्ट मैकेनिज्म के पॉइंट एक बार दोबारा से पढ़ सकते हैं अपन, जो ऊपर दिए होते हैं। कौन से वाले? ये मैकेनिज्म जो ये बना, इसके पॉइंट्स अपने एक बार पढ़े थे ना इस पेज पे। ये टॉपिक है इसके नहीं अंदर, इसके नीचे इसके नीचे और नीचे ये वाले, हाँ ये बोल रहे हैं कि फॉर एवरी थ्रेड क्या होता है, जेवीएम एक रन टाइम स्टैक क्रिएट करता है हर एक थ्रेड के लिए। मल्टी थ्रेडिंग पढ़ चुके हैं हम लोग, राइट? यस सर। है ना, तो एक थ्रेड के लिए एक रन टाइम स्टैक क्रिएट करेगा, हर एक थ्रेड के लिए, मतलब है ना, दूसरा होगा तो उसके लिए दूसरा रन टाइम स्टैक क्रिएट होगा, तीसरा होगा तो तीसरा होगा। तो ये बोला इन्होंने। तो फॉर एवरी थ्रेड जेबीएम विल क्रिएट रन टाइम स्टैक। रन टाइम स्टैक का मतलब एक मेमोरी क्रिएट करेगा। ऑल मेथड कॉल परफॉर्म बाय, जो एक थ्रेड, जिस थ्रेड के द्वारा जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो किस में स्टोर होगा, उसकी एंट्री कहां स्टोर होगी? स्टैक, रन टाइम स्टैक के अंदर। ईच एंट्री स्टैक, वो जो हर एक जो एंट्री है स्टैक की उसे क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन रिकॉर्ड या स्टैक फ्रेम बोलते हैं उसको। आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी मेथड कॉल, जो मेथड की सारी कॉल कंप्लीट हो गई तो जेबीएम क्या करता है, डिलीट्स करता है करस्पॉन्डिंग एंट्री फ्रॉम द स्टैक। जो स्टैक में जो एंट्री गई है सबको वो रिवर्स ऑर्डर में डिस्ट्रॉय करता है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल मेथड कॉल्स जस्ट बिफोर टर्मिनेटिंग थ्रेड, जेबीएम किसको, स्टैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। दैट्स इट। और ये पिक्चर से दिखा भी रहे हैं, एक फ्रेम बना, स्टैक बना, इसमें एंट्री गई और जब कंप्लीशन हो गया तो लास्ट में इसमें डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पे ये खाली हो गया और इसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया। डिस्ट्रॉय सर जेबीएम भी करता है? हाँ, जेबीएम लिखा ना, डिस्ट्रॉयड बाय जेबीएम, क्योंकि क्रिएट भी वही कर रहा है और डिस्ट्रॉय भी वही कर रहा है। मेमोरी क्रिएट हुई, उसके अंदर एक्टिविटी हुई, एक्टिविटी कंप्लीट हो गई और उसके बाद वो उसको एंट्री को उसे डिलीट करेगा और खत्म कर देगा, हटा देगा उसको। ठीक है। सो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग। डिफॉल्ट का मतलब हम लोग नहीं कर रहे हैं हैंडल, वो डिफॉल्ट हो रही है। एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात हो रही है गाइस, यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात हो रही है। ये बोल रहे हैं कि डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा में क्या होती है। इफ एनी एक्सेप्शन रेज, द मेथड इन विच इट इज रेज इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बाय इंक्लूडिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये बोल रहे हैं जैसे ना कोई अगर एक्सेप्शन रेज हो रही है तो जिस मेथड के अंदर वो एक्सेप्शन रेज हुई है ना, द मेथड इन विच इट इज रेज्ड, वो मेथड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हैंडल करना है विद दी 3 इंफॉर्मेशन। क्या, किस इंफॉर्मेशन के साथ उसको हैंडल करना है और क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि एक तो वो प्रॉपर तरीके से नेम ऑफ एक्सेप्शन बताए कि एक्सेप्शन का नाम क्या है। ठीक है। दूसरा, उसको ये बताना चाहिए डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सेप्शन क्या है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना चाहिए कि एक्सेप्शन किससे रिलेटेड है। तीसरा, लोकेशन ऑफ एक्सेप्शन बताना चाहिए, कभी कभी इसको हम स्टैक ट्रेस भी बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन कहां से थ्रो हुई है, वो स्टैक ट्रेस भी बताना चाहिए, लोकेशन भी बताना चाहिए कहां से थ्रो हुई है। राइट। तो आप लोगों को क्या समझ पड़ा, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस, बताओ आप लोग। डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, जिस मेथड के अंदर ये एक्सेप्शन आ रही है। मतलब जिस मेथड में एक्सेप्शन आ रही है वो मेथड उसको डिफॉल्ट उसको हैंडल करेगा और 3 इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा। नेम ऑफ एक्सेप्शन देगा, उसका डिस्क्रिप्शन देगा और उसकी लोकेशन भी देगा कि कहां से आ रही है।
तो आफ्टर क्रिएटिंग, हम जो कंसोल पे देखते हैं वो इसी के थ्रू आता होगा। इसी के थ्रू आती है, वो डिफॉल्ट हैंडल होके आती है। नाउ यू रिलेट, है ना, कि आफ्टर क्रिएटिंग एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट मेथड हैंड ओवर दैट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट टू जेबीएम। होता क्या है, जो जिसमें एक्सेप्शन आई है ना, तो वो क्या करता है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। मेथड उस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसको हैंड ओवर किसको कर देता है, जेबीएम को। जहां एक्सेप्शन आई वो पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उस ऑब्जेक्ट को हैंड ओवर कर देगा किसको, जेबीएम को। और जेबीएम चेक करेगा वेदर द मेथड कंटेन एनी एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड और नॉट। जेबीएम चेक करेगा कि इसमें कोई ये एक्सेप्शन को हैंडलिंग करने का कोड लिखा है कि नहीं लिखा है ना। इफ द मेथड कंटेन्स एनी एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड, अगर मेथड के अंदर कोई हैंडलिंग कोड है तो देन इट विल एग्जीक्यूटेड, वो उस हैंडलिंग कोड को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे अभी बात कर रहे थे कि ट्राई में लिख दिया हो और कैच में हैंडल कर लिया हो, तो उसके लिए ये बोल रहे हैं अगर वो हैंडल किया है तो क्या करेगा, इट विल एग्जीक्यूट, वो से कंप्लीट करेगा और कंटिन्यू रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम नॉर्मली, और बचे हुए प्रोग्राम को भी स्मूथली क्या करेगा, वो कंप्लीट कर लेगा। अगर उसमें हैंडलिंग कोड नहीं है, इफ इट डज नॉट कंटेन हैंडलिंग कोड, तो जेबीएम क्या कर देगा, टर्मिनेट्स दैट मेथड एबनॉर्मली, तुरंत उस मेथड को एबनॉर्मली टर्मिनेट करेगा एंड रिमूव करस्पॉन्डिंग एंट्री फ्रॉम द स्टैक, और स्टैक से सारी जो एंट्री उसमें हुई है सबको क्या कर देगा, वो हटा देगा उसमें से। गॉट इट गाइस, स्टैक से सारी एंट्री उनकी हटा देगा। जेबीएम आइडेंटिफाई द कॉलर मेथड, जेबीएम किसको आइडेंटिफाई करेगा कि इसको कोई ये बेसिकली क्या है, कोई कॉल तो नहीं कर रहा है इसको, है ना, कॉलर मेथड को आइडेंटिफाई करेगा। चेक वेदर कॉलर मेथड कंटेंस, अगर कोई इसका कॉलर मेथड है उसके अंदर कोई हैंडलिंग कोड है क्या, वो चेक करेगा, है ना। अगर नहीं है, हैंडलिंग कोड है या नहीं है, इफ कॉलर मेथड डज नॉट कंटेन एनी हैंडलिंग कोड, और कॉलर ने भी कोई हैंडलिंग कोड नहीं लिखा है, तो जेबीएम क्या करेगा, देन जेबीएम टर्मिनेट दैट कॉलर, वो कॉलर को भी टर्मिनेट करेगा साथ में एबनॉर्मली, और सारी उसकी भी एंट्री क्या कर देगा, स्टैक से रिमूव कर देगा, हटा देगा। दिस विल कंटिन्यू अंटिल मेन मेथड, ये कब तक करता जाएगा, जब तक कि मेन मेथड पे बात ना पहुंच जाए। और इफ द अब देखेगा कि मेन मेथड के अंदर कोई हैंडलिंग कोड है क्या, मेन के अंदर भी हैंडलिंग कोड नहीं है ना, डज नॉट कंटेन हैंडलिंग कोड, तो जेबीएम क्या करेगा, मेन को भी टर्मिनेट करेगा, उसकी भी एंट्री स्टैक से हटा देगा। ओके, जस्ट बिफोर टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम एबनॉर्मली, JVM hand over the responsibility of exception handling to the default exception handler। तो अब फिर ये सारे टर्मिनेट करने के बाद उसको खत्म ये बोल रहा है ना कि जस्ट बिफोर टर्मिनेट करने से पहले JVM उसको हैंड ओवर कर देगा किसको, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को, और डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर जस्ट प्रिंट द एक्सेप्शन इंफॉर्मेशन टू द कंसोल, और डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंसोल पे क्या प्रिंट करे, नेम ऑफ एक्सेप्शन, डिस्क्रिप्शन एंड लोकेशन, मतलब स्टैक ट्रेस। इतनी कहानी होती है अंदर। हम लोगों को तुरंत हम लोग तो क्या करते हैं, आउटपुट देख लेते हैं, राइट, जस्ट वी सी द आउटपुट एंड एंजॉय द आउटपुट, राइट, कि एरर आ गई, एक्सेप्शन आ गई। सो इसको इन्होंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना आप लोग, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन के अंदर से डू स्टेप कॉल किया, और डू स्टेप के अंदर से डू मोर स्टेप कॉल किया, और डू मोर स्टेप के अंदर से इन्होंने सम डू मोर स्टेप कॉल किया होगा, और उसके अंदर से एक्सेप्शन आएगी डिवाइड बाय जीरो। डिवाइड बाय जीरो कौन सी एक्सेप्शन होती है गाइस, ये तो मैथमेटिकल एरर है। मैथ में किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नो नहीं। तो यहां पे आई अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो जेबीएम चेक करेगा, जेबीएम क्या करेगा, देखेगा इसके अंदर, आई मीन ये मेथड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इस मेथड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इस एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा,
और जेबीएम को हैंडओवर करेगा। अब जेबीएम इसके अंदर देखेगा कि इसमें कोई हैंडलिंग कोड है, नहीं है, खत्म करेगा इसको यहाँ से। फिर देखेगा कि इसको कोई कॉल कर रहा है, कॉलर मेथड। कॉलर कौन सा है? डू स्टब। तो क्या डू स्टब के अंदर कोई हैंडलिंग कोड है? नहीं है, इसे भी खत्म करेगा, स्टैक से भी एंट्री खत्म करेगा इसकी। फिर देखेगा इसका कॉलर कौन है, मेन। मेन के अंदर से कॉल हुआ है, क्या मेन के अंदर कोई हैंडलिंग कोड है? नहीं है, तो इसको भी क्या करेगा एबनॉर्मली। तो इसको खत्म करने से पहले ये एक्सेप्शन को हैंडओवर कर देगा किसको गाइस? डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को। और वो क्या करेगा, कंसोल, इसको जेबीएम डिस्ट्रॉय कर देगा और वो कंसोल पे शो कर देगा नेम ऑफ एक्सेप्शन। क्या शो करेगा? नेम ऑफ एक्सेप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सेप्शन, लोकेशन, स्टैक ट्रेस ऑफ एक्सेप्शन। तो जब कंसोल पे एरर क्या आएगी, इस तरीके से एरर आएगी, ठीक है। कंसोल पे एरर आई है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लेंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। और कहां कहां से आई है देखिए, डू मोर स्टेप के अंदर आई, और फिर वो डू स्टेप के अंदर आई, फिर आपका मेन, और यहां तक मतलब ये पूरा क्या है, स्टैक ट्रेस की एंट्री है। सो अब इसमें अगर आप देखोगे कि इसमें तीन चीजें हैं कि नहीं। नेम ऑफ एक्सेप्शन, ये क्या है, ये जो लिखा है जावा डॉट लेंग डॉट अर्थमेटिक, ये नेम ऑफ एक्सेप्शन है। डिवाइड बाय 0 ये डिस्क्रिप्शन है इसका, और ये क्या है, इसका स्टैक ट्रेस है। इसका एक प्रोग्राम बना के समझ लेते हैं, इसका हम लोग एक प्रोग्राम बना के समझ लेते हैं। ओके गाइस, सो लेट मी क्विकली स्विच द वर्क स्पेस सो वी कैन अंडरस्टैंड। सो आई होप गाइस वी आर ऑन द राइट ट्रैक, कि हम लोग हेयर एंड देयर तो नहीं हो रहे हैं कहीं, है ना? यस सर। सो 5 कीवर्ड आपको इसमें ध्यान रखने हैं, 5 कीवर्ड आपको इसमें ध्यान रखने हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग के जो चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, इसमें ये 5 कीवर्ड वी हैव टू फैमिलियर विद दिस। ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, थ्रोज। ये 5 कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वी हैव टू वी नीड टू रिमेंबर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Guys, am I audible? यस सर। यस सर। आई वाज जस्ट सेइंग कि ये जो 5 कीवर्ड हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ओके, अगर आप नोट्स वगैरह को रेफर करोगे तो यू विल सी कि आपको थ्रोज में डिफरेंस वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। ट्राई, कैच, फाइनली में कितने परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, फाइनली किस केस में एग्जीक्यूट होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, राइट? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज very important topic, so we should understand. So exception handling, did I create the package here? No sir. So let me create here. Exception handling. Okay, so and here I am creating one test class. Okay, I'm just creating one test class here. I'm just creating one test class here. या मैं ऐसे लिखूं, डिफॉल्ट एक्सेप्शन डेमो, डिफॉल्ट एक्सेप्शन डेमो, default exception demo. So I'm just creating one default exception demo. So मान लीजिए मैंने यहाँ से एक मेथड कॉल किया, आई एम कॉलिंग वन मेथड हियर, डू स्टफ, डू स्टफ। ओके, डू स्टफ मेथड कॉल किया, तो अब मैं इसकी बॉडी देता हूँ डू स्टफ की, और हियर आई एम डूइंग पब्लिक स्टैटिक void do stuff। ओके, एमएल केस फॉलो करना चाहिए गाइस मुझे, राइट? आई एम मेकिंग दिस। ओके, तो ये डू स्टफ कॉल किया। ओके, और इसके अंदर से क्या किया,
डू मोर स्टफ, तो डू मोर स्टफ कॉल कर लिया इसके अंदर से, ठीक है गाइस, आई कॉल दिस। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, डू मोर स्टफ की बॉडी दे रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक void and method name do more step, do more step को मैंने यहाँ पे इसकी बॉडी दे दी। और मान लीजिए मैंने यहाँ से एक और मेथड कॉल कर लिया, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग वन मोर लेयर, डू मोर स्टेप, डू मोर स्टेप हमने यहाँ से कॉल कर लिया, ठीक है। तो इसकी बॉडी में यहाँ पे दे देता हूँ, आई एम गिविंग वन बॉडी हियर, डू मोर स्टेप, इसके अंदर से ये कॉल कर लिया, ठीक है गाइस। आई थिंक मुझे इसकी बॉडी देनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड, तो डू मोर स्टेप कॉल हुआ, और मान लीजिए इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर 10 डिवाइड बाय 0। आप बताइए क्या हुआ होगा क्या हुआ होगा गाइस, हुआ क्या हुआ होगा यहाँ पे, राइट। तो अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, मेन थ्रेड क्रिएट हुआ होगा, मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ होगा, तो मेन की एंट्री कहाँ पे चली गई होगी, स्टैक के अंदर, ठीक है। मेन की एंट्री कहाँ पे चली गई होगी, स्टैक के अंदर। प्रिंट हम लोग ओपन कर लेते हैं, एंड हियर वी कैन सी कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, एक स्टैक के अंदर एक स्टैक क्रिएट हुआ होगा, राइट, स्टैक क्रिएट हुआ होगा। एंड लेट मी ट्राई टू, इसमें बहुत सारी एंट्री में पॉइंट यहाँ पे स्टैक सर ये कब क्रिएट, स्टैक में मतलब वो जो मेन मेथड कॉल किया होगा वो उसकी कॉपी चली गई होगी एक, है ना, उसकी एंट्री है ना, एंट्री कॉल करने की एंट्री के, हाँ ये मेन कॉल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर इसकी सबसे पहले मेन थ्रेड क्रिएट होता है, ठीक है, और मेन थ्रेड एग्जीक्यूट करता है किसको, जेबीएम के, उसके थ्रू किसको एग्जीक्यूट करता है, मेन मेथड को। तो मेन मेथड को एग्जीक्यूट किया तो ये सबसे पहले मेन ही हुआ है, तो मेन की एंट्री कहाँ चली गई, स्टैक के अंदर, और मेन के अंदर से किसको कॉल किया है, डू स्टफ, तो फिर क्या चला गया यहाँ पे, मेन एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पे आ गया डू स्टफ, डू स्टफ कॉल हुआ, राइट। और डू स्टफ के अंदर से किसको कॉल किया, आप बताइए किसको कॉल किया, डू मोर स्टफ, डू मोर स्टफ। यहाँ से गाइस कैन यू म्यूट, सम इको प्रॉब्लम, थैंक यू। सो एंड डू मोर स्टेप के अंदर एक और कॉल हुआ, डू मोर स्टेप, तो डू मोर स्टेप यहाँ से कॉल हुआ, ओके। अब मान लीजिए डू मोर स्टेप के अंदर एरर आ गई, एरर कहाँ पे आई, यहाँ पर इसकी जब कॉल की तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई, और एक्सेप्शन क्या आई, अर्थमेटिक, जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, तो रन टाइम पे एक्सेप्शन आ गई, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो अब इस डू मोर स्टेप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये उस अर्थमेटिक किस कौन सी एक्सेप्शन आई उसका ऑब्जेक्ट बनाए, क्या बनाएगा ये, उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट बना के उस ऑब्जेक्ट को हैंडओवर करेगा किसको, जेबीएम को, है ना। ऑब्जेक्ट बना के वो हैंडओवर करेगा किसको, जेबीएम को। यहाँ पे मान लीजिए एक्सेप्शन आ गई, यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई, कौन सी एक्सेप्शन आ गई कि नंबर डिवाइड बाय 0, है ना, नंबर डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन यहाँ से रेज हुई, ठीक है। तो अब इस डू मोर स्टेप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा किसका, अर्थमेटिक एक्सेप्शन का। ऑब्जेक्ट बनाने का सिंपल तरीका न्यू कीवर्ड से ही बनाएगा गाइस, ठीक है, न्यू कीवर्ड से इसने ऑब्जेक्ट बनाया होगा।
अर्थमेटिक एक्सेप्शन अपने आप में एक क्लास है, डोंट सरप्राइज कि ये कुछ अलग चीज होगी, ये खुद एक क्लास ही होगी अंदर। उसका ऑब्जेक्ट बना के, है ना, ऑब्जेक्ट बना के किसको हैंड ओवर कर दिया, क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन एंड हैंड ओवर टू जेवीएम, जेवीएम को हैंड ओवर कर दिया। यहाँ पे ये एक्सेप्शन सर हैंडओवर किसने किया जेवीएम को? इस मेथड ने, ये जो दिख रहा है डू मोर स्टेप, मेथड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्ट बना के हैंड ओवर किया जेवीएम को। और जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम देखेगा इसके अंदर कि क्या कोई इसके अंदर कोई हैंडलिंग कोड है, ये आंसर है सुनो। तो इसको क्या करेगा, इसको टर्मिनेट करेगा, इसको टर्मिनेट करेगा, है ना, टर्मिनेट करके इसकी एंट्री यहां से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, स्टैक से इसकी एंट्री क्या कर देगा गाइस, रिमूव कर देगा। फिर ये देखेगा इसको कॉलर मेथड, इस मेथड को ये कॉल कर रहा था, कोई कॉलर मेथड डू मोर स्टफ, देखेगा इसके अंदर कोई हैंडलिंग कोड है, नहीं है। देखो जरा आप, इसके अंदर कोई हैंडलिंग कोड है, नो सर, सॉरी इसके अंदर नहीं है। तो इसे भी क्या करेगा, एबनॉर्मली रिमूव, डिलीट कर देगा। ये तो एंट्री हटा रहा है, पहले उस मेथड को खत्म करेगा और खत्म करने के बाद क्या करेगा, एबनॉर्मली टर्मिनेट करेगा और एंट्री भी यहां से हटा देगा। इसके बाद देखेगा कि इसका भी एक कॉलर है डू स्टफ, और इसमें देखेगा क्या इसमें हैंडलिंग कोड है, नहीं है। तो इसकी भी एंट्री क्या कर देगा, यहां से रिमूव कर देगा, रिमूव। और ऐसे करते करते कहां पहुंच गया ये, मेन के अंदर, मेन के अंदर। और देखेगा इसका कॉलर कौन है, मेन। फिर देखेगा कि इसमें कहीं कोई हैंडलिंग कोड है, तो इसमें भी नहीं है, मेन के अंदर भी नहीं है। इसकी भी, इसकी एंट्री हटाएगा, और हटाने के बाद जब ये डिस्ट्रॉय करेगा उससे पहले जेवीएम भी किसको हैंड ओवर कर देगा, इस एक्सेप्शन को, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर, जेवीएम, है ना, हैंड ओवर द एक्सेप्शन टू डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को ये हैंड ओवर कर देगा। और डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या करेगा, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या करेगा, व्हाट इट विल डू, ये इसको हैंडल करेगा। हैंडल मतलब ये क्या करेगा, कंसोल पे क्या कर देगा, ये इट विल प्रिंट ऑन कंसोल विथ थ्री इंफॉर्मेशन। इसमें क्या आ जाएगा, नंबर 1 पे क्या आएगा गाइस, नंबर 1 पे क्या आ जाएगा, नेम ऑफ द एक्सेप्शन, क्या आएगा गाइस, नेम ऑफ द एक्सेप्शन। नंबर 2 पे क्या आएगा, नंबर 2 पे क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन। नंबर 3 पे क्या करेगा, स्टैक ट्रेस, मतलब लोकेशन कहां से हुई है, तो इसे बोलूंगा मैं स्टैक ट्रेस, राइट गाइस। अब देख लेते हैं जो हम बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे, तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, एक्सेप्शन यहाँ पे आई है, मैंने कहीं भी इसको हैंडल नहीं किया, सीधा आउटपुट। इसने क्या किया, सबसे पहले एक्सेप्शन कहां पे आई, सबसे पहले एक्सेप्शन कहां पे आई है, डू मोर स्टेप के अंदर, राइट, डू मोर स्टेप के अंदर एक्सेप्शन आई। इसे क्या बोलेंगे हम, व्हाट वी कॉल इट, आप ऐसे समझो। 3 इंफॉर्मेशन क्या है, नेम ऑफ द एक्सेप्शन, फिर क्या है डिस्क्रिप्शन, और ये क्या हो गया इसका लोकेशन, स्टैक ट्रेस बोलते हैं। तो जो लोग पहले से काम किया है कंपनी में, आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी कि अगर इसका कॉज नहीं पता कर पा रहे हो कि एक्सेप्शन कहां से आई है, आप इसके स्टैक ट्रेस चेक कर लो।
है ना। तो डोंट बी सरप्राइज कि स्टैक ट्रेस क्या क्या चीज है ना। आप इसके आपके पास स्टैक ट्रेस तो है ही ना, आप उनको चेक कर लो। मतलब अगर इसको ठीक से लॉग किया होगा तो इसकी लॉगर फाइल को ओपन करो और उसमें ये उसकी लोकेशन चेक कर लो कि कहां से एक्सेप्शन आई है, फ्रॉम वेयर द एक्सेप्शन केम, है ना। लोकेशन आई कहां से, राइट गाइस, लोकेशन किस जगह से आई है, एक्सेप्शन किस जगह से आई है। तो तीनों इन्फॉर्मेशन आपको समझ पड़ गई गाइस, यू गॉट इट। अब ये क्या है अपने आप में, बताइए आप मुझे। java.lang.arithmetic exception, आपको क्या लगता है ये क्या होगी यहाँ पे। ये भी अपने आप में क्लास होगी, ये भी क्या है, क्लास है। बताइए किस पैकेज के अंदर है। लैंग पैकेज के अंदर। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट किसने बनाया होगा, डू मोर स्टेप ने ऑब्जेक्ट बनाया होगा। और उस ऑब्जेक्ट को हैंडओवर किसको किया, जेबीएम को। और जेबीएम क्या करेगा, इसको डिस्ट्रॉय करेगा एबनॉर्मली, इससे के कॉलर को डिस्ट्रॉय करेगा एबनॉर्मली, उसके कॉलर को करेगा, उसके कॉलर को करेगा। लास्ट में जब मेन को खत्म करे उससे पहले ये हैंडओवर कर जाता है किसको, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को, कि आप लीजिए एक्सेप्शन और कंसोल पे इसको प्रिंट करिए प्रॉपर तरीके से जिससे सामने वाला समझ जाए, ठीक है। और फिर दोनों लोग गायब हो जाते हैं, है ना। आई मीन जेबीएम शट डाउन हो जाता है। आई होप गाइस यू गॉट दिस। तो ये एग्जांपल किसका था बताइए Yes, मुझे, sir. किसका एग्जांपल था ये, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर का एग्जांपल। दिस वाज द एग्जांपल ऑफ डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। दिस वाज द एग्जांपल ऑफ डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। और इसका आउटपुट आएगा ये, दिस विल कम द आउटपुट हियर, दिस वुड बी द आउटपुट हियर। ओके गाइस, तो अगर इसको आप मैन में अगर एक्सेप्शन को हैंडल कर लेते हैं तो थ्योरी सेम रहेगी या फिर लास्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा कि मतलब जो 3 मेथड थे, डू स्टेप, डू मोर स्टेप, डू मोनो स्टेप, ये एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएंगे तीनों। और ये हैंडल मिल गया तो आपका ये एग्जीक्यूशन अगर मैन हो जाएगा फिर ये और उसके बाद जहां ये मैन को कॉल किया है ना, उसके बाद कुछ और भी कोड किया होगा वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका फिर। बट मेथड तो तीनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ना, डू मोर स्टेप वाले। वो कहानी पहले की हो गई ना आपकी। मतलब कहने का ये है कि जहां एक्सेप्शन आ गई, आपने जहां हैंडल नहीं किया वो तो खत्म हो गई, वो तो डिस्ट्रॉय हो ही गया। लेकिन हो सकता है कि डू स्टेप के बाद भी तो कुछ और प्रोग्राम हो सकता है ना, हमने किसी और मेथड को कॉल किया हो, बट अगर इसको हैंडल नहीं किया है तो वो तो यहीं पे खत्म हो गया, आगे आगे तो कुछ एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा गुड मॉर्निंग ऑल समथिंग, है ना, ये मैंने लिखा, राइट। या मैंने यहाँ पे कोई और या मैंने यहाँ पे सी, आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे, डिड वी गेट दिस मैसेज, ये मिला क्या हमें, सुरेंद्र नहीं मिला ना, नहीं मिला, है ना। तो हो सकता है इसके बाद और भी तो हो सकती है ना एक्टिविटी। तो ये हमारा एबनॉर्मली टर्मिनेशन हुआ है, ये नॉर्मल नहीं हुआ है, ये ग्रेसफुल टर्मिनेशन नहीं हुआ है। हैंडल नहीं किया है तो इसका मतलब टर्मिनेशन क्या हुआ है, एबनॉर्मली हुआ है हमारा, राइट। और एबनॉर्मली टर्मिनेशन इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, राइट, है ना। हमें प्रॉपर इसको हैंडल करना चाहिए जिससे हमारा जो बचा हुआ प्रोग्राम भी स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाए, राइट। गॉट इट गाइस। और अगर अपन फर्स्ट मतलब इसी में अगर एक्सेप्शन हैंडल कर लेंगे पहले वाले में, पहले मेथड में, तो बाकी के एग्जीक्यूट होंगे कि नहीं होंगे। वो तो पहले ही हो चुके हैं एग्जीक्यूट, लास्ट में आने से पहले ही एग्जीक्यूट हो चुके हैं। आपके एग्जीक्यूशन तो देखो हो चुका है, तभी यहां तक पहुंचे हैं। वो एक अलग बात है कि यहाँ पे कोई बॉडी थी नहीं इसके अंदर, राइट। तो ये एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब पहले एग्जीक्यूशन फ्लो समझना होगा हमें, एग्जीक्यूशन फ्लो समझना होगा सुरेंद्र। कैसे, मैंने यहाँ पे कोई सिस आउट लिखा, अब मैंने यहाँ पे कोई सिस आउट लिखा, आप बताइए ये लाइन कब एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन आपकी कब एग्जीक्यूट होगी। ये इसके अंदर आने से एग्जीक्यूट हो जाएगा या इससे पहले ये डू मोर स्टेप कॉल होगा, डू मोर स्टेप कॉल, डू मोर स्टेप कॉल होगा। जब ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा ये फिर वापस इसमें आएगा और इसकी बची हुई इंस्ट्रक्शन उसे एग्जीक्यूट करेगा।
तो ये मतलब है इसका, है ना। तो अब चूंकि क्या होगा, अगर इसको हैंडल नहीं किया है तो ये वापस तो जाएगा और उसे भी वो खत्म करता हुआ चला जाएगा। गॉट इट? यस यस। मतलब जहां एक्सेप्शन आ गई और किसी ने जहां, जब तक इसको हैंडलर नहीं मिला वो उसको डिस्ट्रॉय करता हुआ चला जाएगा। ओके, और इसका एक यहाँ पे ऑल विद ऑल द 3 इंफॉर्मेशन ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। So I think guys for the today I have done. So I think for the today I have done, और इतना आप लोग प्रैक्टिस करना